अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिकल नंबर 6 है और आप जो है जब प्रैक्टिकल करने लगें तो वही मैं जो आपको हर प्रैक्टिकल के शुरू में बताती हूँ कि आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स सही करने हैं। आपको मैं पिछले क्विक रिव्यू देती हूँ, हम पिछले 2 प्रैक्टिकल्स के हमने क्या फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया। हमने रिड्यूसिंग शुगर्स को डिस्कस किया कि हमारे पास किस-किस कलर पे हमारे पास जो नहीं है हम डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे पास इतना परसेंट शुगर है, इतने परसेंट शुगर है, इतने परसेंट शुगर है। खैर हमने जो नहीं है किसके ज़रिए वो किया, वो हमने बेंडिक टेस्ट के ज़रिए किया। बेंडिक बेंडिक बेसिकली टेस्ट हमारे पास कब होता है, जब हम बेंडिक रिएजेंट डालते हैं जो कि हमारे पास CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। फिर हमने जो नहीं है प्रैक्टिकल नंबर 5 किया, जिसमें हमने जो नहीं है क्या डिस्कस किया, हमने प्रोटीन के प्रेजेंस को डिस्कस किया और प्रोटीन के प्रेजेंस को डिस्कस करने के लिए हमने ब्यूरेट टेस्ट किया और उसमें ब्यूरेट रिएजेंट डाला, ठीक है, और उसमें स्पेसिफिकली किया। फिर हमें कलर्स पता चले, डिफरेंट कलर्स की बेसिस पे हमने आया उसको क्लासिफाई किया कि हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, तो फिर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो तैयार होता है। हमारे पास जो है ये सब चीज़ें होती हैं। खैर हमारे पास जो है आज का जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल नंबर 6 है आपकी प्रैक्टिकल जर्नल पे। अगर मैं पेज नंबर की बात करूँ तो पेज नंबर 12 और 13 पे ये 2 प्रैक्टिकल है आपका कंपोस्ट करते हैं। आप जो है इसको देख लें, आप लोग बुक खोल लें, आप लोग जो प्रैक्टिकल जर्नल है वो निकाल लें। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है। आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स दे लेनी है। सबसे पहले तो आपने जो है लैब कोट पहन लेना है ताकि आपके कपड़े प्रोटेक्ट रह सकें। फिर आपने जो नहीं है क्या करना है, आपने जो है ग्लासेस पहन लेनी है ताकि आपकी आइज़ प्रोटेक्ट रखें। मास्क पहने ताकि आपका मुंह और आपकी नाक ढकी रहे और ग्लव्स पहने ताकि आपके जो नहीं है जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, मिसहैप हो जाए, आपके हाथ वगैरह ख़राब ना हो, आप लोग महफूज रहें। तो जो नहीं है ये सब आप प्लीज़ करें ताकि ये आपके लिए अच्छा है। हमारा मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं, खैर आपका ही फ़ायदा है। और ये सब करें, इस प्रिकॉशनरी मेजर्स पे फॉलो करें और जो नहीं है अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि जब तक आप महफूज रहेंगे तब तक आपके लिए ही बेहतरी है। और आप जो नहीं है एक हेल्दी माइंड है ना, वो आपको मैं बताऊँ, एक हेल्दी माइंड आप अगर अपने फूड इनटेक सही लेते हैं, आप जो है अगर अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं तो एक हेल्दी माइंड आपका होता है। और जो नहीं है आप अगर आपके घर वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं हो तो फिर आपके पास एक हेल्दी माइंड होता है और उस हेल्दी माइंड से आप जो कुछ पढ़ते हैं वो आपको समझ आता है और आपके लिए बेनिफिशियल भी होता है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो जाता है लॉन्ग टर्म, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग है। एनी हाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक। हम प्रैक्टिकल नंबर 6 करें और प्रैक्टिकल नंबर 6 आपके पास जैसे कि स्लाइड्स पे दिखाया गया है, कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स थ्रू इमल्जन टेस्ट। आपने इमल्जन टेस्ट के जरिए क्या करना है, कंफर्म करना है कि हमारे पास आइदर जो कंटेंट है वो हमारे पास लिपिड है, उसके अंदर लिपिड मौजूद है या नहीं है। खैर आपने जो नहीं है ये बेसिकली करना है। अगर लिपिड्स की बात की जाए तो लिपिड्स आप सब जानते हैं, लिपिड्स मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। लिपिड्स हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के सेकंड चैप्टर में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था और जो नहीं है उसमें हमने क्या बोला था, ये हमारे पास हेट्रोजीनियस ग्रुप्स है, ठीक है, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो नहीं है उसमें डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं। हमारे पास फैटी जो नहीं है उसमें हमारे पास आ जाते हैं एसाइल ग्लाइसरोल आ जाते हैं, वैक्सेस आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, टर्पेनोइड्स आते हैं। ये सब आपको मैं बता चुकी हूँ अगर आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का लेक्चर अटेंड किया है। अगर नहीं अटेंड किया तो अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर देखें ताकि आप पहले इस टेस्ट को पढ़ करने से पहले लिपिड्स के बारे में तो समझ सकें कि इधर हमारे पास लिपिड्स होते क्या हैं। अगर हम इंडिविजुअल कंटेंट की बात करें लिपिड्स की तो हमारे पास क्या होता है, उनमें फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लाइसरॉल होते हैं। फिर अगर हम दूसरे क्लासेस में बात करें, यूजुअली मैं न्यूट्रल लिपिड्स की बात कर रही हूँ जिसमें हमारे पास फैटी एसिड ग्लाइसरॉल है। इसके अलावा अगर आप आगे जाके फाइंड करें तो आपके पास वो भी फैटी एसिड से कंपोज होता है, लेकिन वो बेसिकली क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स उसमें थोड़ी चेंजेस वगैरह होती हैं, लेकिन उनका जो बेस होती है ना वही आपके पास फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल की होती है, लेकिन आपके पास थोड़े से बहुत चेंजेस आ जाते हैं, किसी में नाइट्रोजस ग्रुप आ गया, कुछ आ गया, तो ये सब आपके पास एक्सेप्शन है। खैर हम लोगों ने क्या करना है, कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स थ्रू इमल्जन टेस्ट, इथेनॉल इमल्जन टेस्ट फॉर द fats and oils. The ethanol immersion test is a food test which determines the presence of broad group of naturally occurring compound known as lipid. So ये इसको अगर हम बात करें, इमल्जन टेस्ट का नाम दिया, इमल्जन टेस्ट के जरिए हम लिपिड्स की, इसको अगर एक और नाम भी इसका आपकी जो प्रैक्टिकल जर्नल है उसमें लिखा गया है इथेनॉल इमल्जन टेस्ट, आप उसके जरिए
बेसिकली फैट्स या ऑयल्स में लिपिड्स का कंटेंट को मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास उसमें जो है आइदर जो हमारे पास सैंपल दिया गया है वो लिपिड है या नहीं है। सबसे पहले चले आते हैं हम लोग मटेरियल की तरफ कि हमारे पास मटेरियल क्या है। ये आपके पास मैंने सारी स्लाइड्स लिखी हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है ये स्लाइड्स देख लें। इस पे आपके पास पूरा पहले मैंने मटेरियल बताया, मैंने आपको प्रोसीजर बताऊंगी, आपको मैं ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशंस भी बताऊंगी और आपको मैं एंड में रिजल्ट भी बताऊंगी। तो मेरा बेसिक जो नहीं हमारे पास प्रैक्टिकल करने का मकसद क्या है कि आप जो नहीं लेबॉर्ट्री स्किल्स भी आ सकें, ताकि आप वही जो नहीं पढ़ते ना रहे सिर्फ आपको समझ इस दिमाग में ना बिठाएं, ताकि आप अपनी जो नहीं है जस्तजू से या अपनी मतलब कह सकते हैं अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए ये देखें कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ये कोई किताबों की बातें नहीं, ये एक्चुअल चीज़ें रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती हैं। ये सब कोई हवा में किसी ने नहीं छोड़ी, कोई थ्योरी नहीं है। ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आपके पास कोई भी थ्योरी आती है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ता। आप अगर मैडम क्यूरी की बात करें, मैडम क्यूरी ने भी हमारे पास जो नहीं जिन्होंने रेडियम डिस्कवर किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर हमारे पास जो नहीं उन्होंने नहीं रेडियम को डिस्क्राइब किया। इसी तरह से दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोई नई थ्योरी बताई है, कोई नई चीज़ बताई, उन्होंने अपने टेस्ट के ज़रिए उनको बताया है, आपको एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए बताया है कि ये चीज़ हमारे पास होती है और जो नहीं उसके जो नहीं उन लोगों ने एक्सप्लेनेशंस दिए। खैर आप भी जब आगे लेवल्स पे जाएंगे या फिर आप यूनिवर्सिटी वगैरह में स्टडी करेंगे तो आपको तब भी एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर आप साइंस फील्ड को ही चूज़ करते हैं और वो उसमें आप देखेंगे वाकई हमारे पास ये जो है सही बातें या गलत बातें नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मटेरियल क्या चाहिए आपको, टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, एब्सोल्यूट इथेनॉल चाहिए, वेजिटेबल ऑयल और फैट चाहिए और वाटर, ये चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। अब प्रोसीजर की बात करते हैं कि हमारे पास प्रोसीजर इसमें क्या है। सॉलिड सैंपल में पहले जो आपने सॉलिड सैंपल में करना है, सॉलिड सैंपल की अगर मैं बात करूँ, आपके पास जो घी है और बटर है उसको यूज़ करते हैं ना, तो अगर अपने आप टेस्ट में यूज़ करें, आप अभी आपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करें, तो आप जो है क्या करेंगे, उस पर कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लिक्विड सब्सटेंस पे अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे। वापस बताती हूँ मटेरियल क्या है हमारे पास। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रैक्टिकल्स पहले। आपको एक टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत है, टेस्ट ट्यूब होल्डर की ज़रूरत है, एब्सोल्यूट इथेनॉल की ज़रूरत है। इथेनॉल आपके पास अल्कोहल होता है एक किस्म का, और जो है हमारे पास इसका अगर जो नहीं इथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच होता है, इसी वजह से इसको इथेनॉल कहते हैं, और ये जो नहीं आपके पास लेबॉर्ट्री में यूजुअली प्रेजेंट होता है। वेजिटेबल ऑयल और फैट्स आपने लेनी है और वाटर लेना है, ठीक है। इसमें अब आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप आयनाइज्ड वाटर लें या नहीं लें। खैर अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। खैर प्रोसीजर की बात करते हैं। सॉलिड सैंपल के लिए पहले प्रोसीजर लिखा है, फिर आपके पास लिक्विड सैंपल के लिए लिखा है। पहले मैं आपको सॉलिड सैंपल के लिए प्रोसीजर बता दूँ कि हमारे पास सॉलिड सैंपल, क्रश द फूड सैंपल एंड प्लेस इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, एड इथेनॉल अबाउट 2 सेंटीमीटर क्यूब अबव द लेवल ऑफ सैंपल एंड शेक इट थॉरोली, ठीक है। आपने पहले सैंपल ले लेना है, अगर सॉलिड है उसको पहले अच्छी तरह से मसल के आपने डाल लेना है ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर। वही क्लीन टेस्ट ट्यूब और हमारे पास खुश्क टेस्ट ट्यूब है आपके लिए बेटर है, ताकि आपके पास जो रिएक्शंस हैं वो आपके पास अच्छी तरह हो सके विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, आपके रिजल्ट ख़राब ना हो। खैर आपने क्रश किया, उसके अंदर डाल लिया, फिर आपने इसमें डालना है इथेनॉल, वही जो मैं आपको अल्कोहल की बात कर रही हूँ, आपने डाल लेना है 2 सेंटीमीटर क्यूब आपने डाल लेना है। और जो नहीं इस सैंपल को आपने थॉरली शेक करना है। क्या करना है, ऐसे ये देखिए यूजुअली जो नहीं टीचर्स जो हैं उसको ऊपर कॉर्क लगाते हैं, आप जो उस पर कॉर्क लगा ले फिर उसको ऐसे ऐसे शेक करना है, ठीक है। आपने शेक करना है, कितनी देर तक के लिए शेक करना है, आपने जो है उसको जितने भी वक्त आप शेक कर सकते हैं, यूजुअली 5 to 6 सेकेंड के लिए आप इसको शेक करेंगे इथेनॉल के अंदर। फिर आप जो नहीं है उसको नहीं 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो नहीं है सॉलिड जो है आपके पास सेटल होने लग जाए, किधर बॉटम पे आपके पास जो टेस्ट ट्यूब के वो सेटल होने लग जाए। खैर आपके पास जो नहीं टेस्ट ट्यूब जो है के अंदर वो सेटल होने लग रहे हैं। फिर इसके बाद आपने जो नहीं है क्या करना है कि इथेनॉल इसमें से हमारे पास निकाल लेनी है, ठीक है। आपने थोड़ी सी इथेनॉल इसमें से निकाल लेनी है, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लेनी है, और उसके अंदर आपने डीआयोनाइज्ड वाटर डाल देना है। आपने क्या डालना है उसमें, वाटर डालना है, कितने डालना है आपने 2 सेंटीमीटर क्यूब
डालना है टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर, और फिर आपने ऑब्जर्वेशन देखनी है। वापस बता देती हूँ, आपने सबसे पहले क्रश्ड क्या लेना है, आपने सबसे पहले क्रश्ड लेनी है सॉलिड जो आपके पास है मौजूद, जिसमें लिपिड कंटेंट मौजूद है, वो लेना है। उस अगर आपको सॉलिड सैंपल है, फिर उसके अंदर आपने इथेनॉल डाल देनी है। कितनी डालनी, 2 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल डालनी है, उसको शेक करना है, फिर उसको सेटल करने के लिए रख देना, ताकि आपके पास जो लिपिड के कंटेंट है वो नीचे बॉटम पे वो खड़े हो जाए। फिर उसके अंदर जो नहीं इथेनॉल के अंदर आपने क्या डाल देना है, उसी जो नहीं उसी सारे सब्सटेंस को आप दूसरी टेस्ट ट्यूब में निकाल लें, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डालना है डीआयोनाइज्ड वाटर, और फिर आपने देखना है कि हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अगर आपको मैं ये सॉलिड सैंपल की बता दी, अब हम जो नहीं है स्लाइड्स पे आपके पास बेशक से लिखा हुआ आ रहा है, आपने आप लिक्विड सैंपल के अंदर डाला है। सैंपल में क्या करना है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड फूड सैंपल टू अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। ठीक है, आपने जो नहीं है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड सैंपल, आपने जो लिक्विड आपके पास मौजूद है उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। उसके अंदर वही 2 सेंटीमीटर जो है एथेनॉल का जो नहीं है वो लिक्विड डाल देना है, और उसको जो नहीं है थॉरली जो नहीं शेक करना है। अब इसको जो नहीं आपने स्टे करना नहीं है, जो आपके पास पीछे जब सॉलिड किया तो पहले क्रश किया, फिर उसको स्टे किया थोड़ी देर के लिए, 3 मिनट रोका, फिर उसके बाद एक किया, इसमें आपने जो नहीं है स्टे करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो ऑलरेडी वो लिक्विड में मौजूद है। फिर उसके बाद उसमें जो नहीं 2 सेंटीमीटर का क्यूब ऑफ आयोडाइज्ड वाटर। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, हमने प्रोसीजर डिस्कस कर लिया। आपने क्या करना है, अगर आपके पास लिक्विड सैंपल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेजिटेबल ऑयल है, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है वेजिटेबल ऑयल में कि आपने जो है उसके अंदर डाल लेना है, पहले जो भी सैंपल है टेस्ट ट्यूब के अंदर वो डाल लें, फिर उसके अंदर आपने इथेनॉल डाल लेनी है। इथेनॉल आपने कितनी डालनी, 2 सेंटीमीटर क्यूब डालनी है, और फिर हमारे पास डीआयोनाइज्ड वाटर डालना है, आपने डिस्टिल्ड वाटर डालना है जिसमें आइंस मौजूद नहीं है, 2 सेंटीमीटर क्यूब आपने वो डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन की तरफ अगर हम चलते हैं, तो आपके पास जो नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट आपके पास अकॉर्डिंग टू आप देखें नज़र आ रहा है आपके पास यहाँ पे स्लाइड्स पे, आपके पास जो प्रोजेक्टर है उस पर आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास क्या हुआ है। खैर, आपको मैं ऑब्जर्वेशन रीड करके भी बता देती हूँ। पॉजिटिव टेस्ट, अगर हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव है तो क्या होगा, अ लेयर ऑफ क्लाउडी वाइट सस्पेंशन इज फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ द सॉल्यूशन। अपॉन क्लोज इंस्पेक्शन यू कैन सी द रिटेनिंग globules of fat suspended in a solution. This is an emulsion. Foods with high lipid content have higher layer than food with the less content. खैर, ये हमारे पास जो नहीं अगर पॉजिटिव टेस्ट आ गया, आपके पास इमल्जेंस बन जाएंगी। क्या बन जाएगी, आपके पास वाइट एक लेयर है ना वो सेपरेट हो जाएगी, और एक वाइट लेयर आपके पास ऊपर आ जाएगी, और एक ट्रांसपेरेंट लेयर जो होगी जो हल्की सी मिल्की होगी, हल्की सी वाइट कलर की होगी, वो नीचे आ जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। अगर आप उसको गौर से देखेंगे ना, आपको ना टिनी फैट ग्लोब्यूल्स नजर आएंगे। मतलब जो नहीं है आपको मतलब थोड़े थोड़े से मतलब मोटे मोटे, मतलब जैसे अगर आपको मैं ऐसे बात बता दूँ, जब आप लोग अक्सर खाना बनाते हो, स्पेसिफिकली जब आप स्पेगेटी बॉईल कर रहे होते हैं, मैक्रोनीज वगैरह बॉईल कर रहे होते हैं, तो जो नहीं है जो शेफ्स वगैरह होते हैं, या फिर आप घर में अगर आपकी अम्मी से भी पूछें, तो अम्मी पहले तो नहीं है उस पानी के अंदर तेल डाल देती ताकि जो मैक्रोनीज हैं वो चिपके नहीं। और जैसे वो तेल डालती है ना, यूजुअली आप बॉइलिंग प्रोसेस पे देखें, वो जो तेल है वो ऊपर जाके जमा हो जाएगा, वो आपके पास कभी नहीं होगा कि आपके पास वाटर के साथ मिक्स हो जाए। लेकिन अगर आप शुगर को डालें, किसी पानी के अंदर शुगर डालें, वो आपके पास मिक्स हो जाती है, वो कोई आपके पास ऊपर जो नहीं है जमा नहीं होती है। लेकिन आपके पास जो हमारे पास जो फैट्स होते हैं, या फिर हमारे पास घी वगैरह होते हैं, तेल वगैरह होते हैं, जब हम उनको डालते हैं वो ऊपर जो नहीं है वो करती हैं, क्या करती हैं, ऊपर जो है हमारे पास जो नहीं है एक लेयर बना लेती है, इमल्जन लेयर। इधर हमने इथेनॉल डाले तो हमारे पास थोड़ा वाइट कलर इसमें आ गया, तो खैर जो है आपके पास जो नहीं है ऊपर एक वाइट लेयर आ गई, आपके पास एक इमल्जन आ गई, आपके पास जो नहीं लिपिड के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। इसकी वजह एक मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का लेक्चर किया, आपको पता होगा कि लिपिड्स जो होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर के से मतलब जो कहते हैं कि वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, इस वजह से जो नहीं इनकी लेयर ऊपर होगी। जैसे हमने उसमें पानी डाला ना, आपने जब इथेनॉल के बाद उसमें पानी डाला तो उसने ऊपर एक मोटी सी लेयर बना दी, वाइट क्लाउडी सी लेयर बनाई। आपने गौर से देखो तो आपके पास फैट ग्लोबुलेट्स आपके पास इसके अंदर मौजूद हो गए। अगर आपके पास ये इमल्जन आ जाती है तो ये आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, और जो नहीं आपको क्या पता चल जाता है रिजल्ट में हमारे पास क्या है,
लिपिड्स की प्रेजेंस पता जाती है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई इमल्जन नहीं फॉर्म होती है, कोई कलर वगैरह नहीं आता, वही ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट रहता है, तब हमारे पास, ठीक है, अगर आपके पास कोई इतना चेंज नहीं आता है तो खैर आपके पास क्या हो सकता है कि आपके पास जो नहीं लिपिड जो है उसके अंदर मौजूद ना हो। ठीक है, ये सब आपके पास आ गया, सही है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अगेन मैं आपको प्रैक्टिकल नंबर 6 जो है वापस डिस्कस करती हूँ। हमने क्या करना है, मेजर करनी है प्रेजेंस ऑफ लिपिड थ्रू व्हाट टेस्ट, थ्रू द इमल्जन टेस्ट, कि हमारे पास जो इमल्जेंस बनेंगी उसकी बेसिस पे हम लोग वो करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। इमल्जेंस अगर बात की जाए, इमल्जेंस आपके पास जो नहीं, आप यूजुअली पेंट वगैरह में भी सुनते हैं तो इमल्जेंस का वर्ड वो यूजुअली आप वहाँ सुनते ही होंगे। अब इमल्जन टेस्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने मटेरियल्स में आपको बता दें, टेस्ट ट्यूब होल्डर, एब्सोल्यूट इथेनॉल, वेजिटेबल ऑयल, फैट्स और वाटर आपने ले लेनी है। फिर उसके बाद प्रोसीजर में आपने, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर सॉलिड है तो आपने सॉलिड को कैसे करना है, पहले उसको क्रश कर लेना है, आपने उसको पता है इथेनॉल के अंदर डालना है, उसको शेक करना है, अच्छी तरह शेक करना है और उसको जो नहीं है 3 मिनट के लिए सेटल करने के लिए, ताकि जो आपके पास लिपिड है ना वो नीचे बॉटम पे आ जाए। फिर उसके बाद आपने जो नहीं उसी सोल्यूशन को उठा के दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डालना है, आपने जो नहीं है 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डीआयोनाइज्ड वाटर डालना है, आपने जो नहीं है उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालना है और फिर आप देखेंगे कि हम आपके पास क्या चेंज आता है। अगर आपके पास लिक्विड सैंपल है तो आपको ये जो क्रशिंग वाला सिस्टम है वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट डालें आप उसके अंदर, डायरेक्ट आप 2 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल डालें, उसको हल्का सा शेक करें, इतना ज़्यादा शेक भी नहीं करना पड़ता, शेक वाला पार्ट अगर आप हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर डायरेक्ट वाटर डाल 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपके पास जो नहीं है डीआयोनाइज्ड यूजुअली वाटर, ताकि आपके पास जो नहीं आयंस रिएक्ट ना करें आपके पास जो सोल्यूशन वगैरह इथेनॉल वगैरह से, आपकी जो इथेनॉल का इसको डाइल्यूट वगैरह ना करें। खैर वो डालना है। फिर आपने जो नहीं देख लेना है कि हमारे पास क्या चीज़ हो रही है। अगर आपके पास इमल्जेंस बनती है, ऊपर आपके पास एक क्लाउडी सी लेयर, जैसे बादलों की तरफ सफ़ेद जो लेयर रहनी है वो आपके पास बन जाती है, या आपके पास फैट ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं, तो आप समझ जाएंगे जो नहीं इसके अंदर लिपिड प्रेजेंट है। अगर आपके पास ऐसा नहीं होता तो लिपिड्स आपके पास प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखें अगर आपने इथेनॉल का चीज़ डाली, ये आपके पास जो नहीं पूरी स्लाइड दिखाई जा रही है। सबसे पहले देखें यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे इथेनॉल और अननोन आपको दिखाया जा रहा है कि आपको पता नहीं है कि सोल्यूशन के। इथेनॉल डालिए आपने, फिर उसको शेक किया तो आपके पास जो नहीं क्लियर हो गया, जो लेयर्स आपको पहले नजर आ रही थी वो क्लियर हो गई। फिर उसमें आपने क्या डाल देना है, आपने डाल देना है इसके अंदर वाटर डाल देना है और फिर इसको शेक करना है, क्योंकि आपको पता है वाटर हाइड्रोफोबिक है, इस वजह से जो है हमारे पास क्लाउडी वाइट इमल्जेंस ऑन द टॉप आपको नज़र आने लग जाएंगी और आपका जो टेस्ट है वो मुकम्मल हो जाएगा। खैर आपको मेरी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ आ जाए, लेकिन आप फिर भी लेबॉर्ट्री में ज़रूर परफॉर्म करें, क्योंकि जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। और जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिए बिल्कुल वैसे और स्टोक्योमेट्रिकली, यानी हमारे पास मेजर करके आपने जो है सब चीज़ें करनी है, ताकि आपके पास जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आए और आपको दोबारा ना करना पड़े। मेरी तरफ से अगर आप मेरी बात सुनते तो एक दफ़ा अगर आपके पास सही भी आ जाता है तो अगली बार फिर करें, ताकि आपके पास एटलीस्ट 3 दफ़ा तो करें, ताकि आपके पास जो नहीं प्रॉब्लम जो होती है क्यूरीज वगैरह की, ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए और नहीं आपको आइंदा कभी मौके पे पूछा जाए तो इमर्जन टेस्ट आप आराम से कर सकें। ठीक है, ये सब आपने करना है। मेरी तरफ से आज तक इतना ही। प्रैक्टिकल 6 मैंने आपको समझाया। प्रैक्टिकल 6 में हमने लिपिड्स की प्रेजेंस को मेजर किया यूजिंग इमल्टेशन टेस्ट। और हमारे पास इमल्जन क्या है, इमल्जन हमारे पास एक वाइट क्लाउडी सब्सटेंस है, और अगर हम उसकी गौर से देखें तो उसमें हमें फैट्स ग्लोब्युलेट्स नजर आएंगे। खैर ये आपके पास आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नहीं है, अगर सोल्यूशन कलरलेस लेते हैं, हमारे पास इमल्जन नहीं होती है, तो कोई जो नहीं हमारे पास उस सब्सटेंस के अंदर नहीं होता है, हमारे पास क्या नहीं होती है, हमारे पास उस सब्सटेंस के अंदर लिपिड नहीं होते। खैर ये आपको मैंने पूरा बता दिया, आपने इस तरह परफॉर्म करना है लेबॉर्ट्री में। डू परफॉर्म दिस इन योर लेबॉर्ट्री सो दैट यू कैन नो अबाउट इट। ओके, आपने ये करना है और जो नहीं है ये आपने लेबॉर्ट्री के अंदर करना है। आज तक के लिए इतना ये वाला प्रैक्टिकल कंप्लीट है। अगली बार हम कुछ और डिस्कस करेंगे, और मेरी तरफ से आज तक इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम। आज जो प्रैक्टिकल हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास बेसिकली प्रैक्टिकल नंबर 11 है आपके प्रैक्टिकल जर्नल का, और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम बेसिकली स्टडी करेंगे स्टेप ऑफ बैक्टीरिया को। तो अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द माउथ कर्ड और बैक्टीरिया कल्चर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर फॉर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। खैर आपने जो नहीं है बैक्टीरिया को जो डिफरेंट शेप्स हैं इसमें आपने स्टडी करनी है, आपने इनके बारे में पढ़ना है, और जो नहीं है आज के प्रैक्टिकल में हम बेसिकली ये करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। क्या ये जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं ये आपने यूजुअली जो नहीं है माइक्रोस्कोप के ज़रिए करने हैं। आपके पास जो नहीं है पैट्री इसमें जो है डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आपने ये बेसिकली माइक्रोस्कोप के ज़रिए करने हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि हमारे पास कल्चर मीडिया क्या होता है, कि कल्चर मीडिया ऐसा क्या चीज़ होती है। खैर रीड करते हैं। कल्चर मीडिया कंटेन्स न्यूट्रिएंट एंड फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर नेसेसरी फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ. All microorganisms cannot grow in a single culture media, and in fact, many cannot grow in any known culture media. Organisms that cannot grow in artificial culture medium are called obligate parasites. Mycobacterium, Lapre, Rickettsis, Calmaeus, Treponema palladium are obligate parasites. Bacterial culture medium can be distinguished on the basis of composition, consistency and purpose. ठीक है, आपके पास कल्चर मीडिया क्या होते हैं? कल्चर मीडिया ऐसा एक आपके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक ऐसी इन्वायरमेंट जो आप लेबॉर्ट्री में बनाते हैं, जो कि आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करें उसकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल हो। ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हम लोग उनके जो नहीं मीडियम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, उनके नाम भी दिए हैं और उनको क्या कहा गया है, आपको बोला गया है, उनको बोला गया है कि वो हमारे पास होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया अब आ गए। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स है। यहाँ पे अगर आपको मैं आगे ले जाऊँ, हाँ यहाँ पे अगर मैं आपको टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया बताऊँ तो हमारे पास सॉलिड मीडियम आ गया, सेमी सॉलिड मीडिया आ गया और लिक्विड मीडियम आ गया। सॉलिड मीडियम की बात करें, सॉलिड मीडियम कंटेन्स अगर एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 to 2% और सम अदर मोस्टली इनर्ट सॉलिडिफाइंग एजेंट. Solid medium has physical structure and allows the bacteria to grow in physically informative or useful ways. Example as colonies or in streaks. Solid medium is useful for isolating bacteria or for determining the colony characteristic of isolate. खैर आपके पास सबसे पहले सॉलिड मीडियम की आ गई। अगर उसमें कंसंट्रेशन की बात कीजिए, अगर जो हमारे पास एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो नहीं है हमारे पास यूजुअली जो नहीं है बैक्टीरियल मीडियम के लिए इन्वॉल्व होता है, आपके पास उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1.5 to 2% होती है। और जो नहीं है हमारे पास क्या होता है, ये सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, उस मीडियम को थोड़ा सॉलिडिफाई करता है। और अगर जो यूजुअली ये मीडियम हम किस लिए यूज़ करते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स के लिए मेजर करने के लिए कि हमारे पास कैसा फिजिकल स्ट्रक्चर है, और हम जो नहीं है उसके और भी फिजियोलॉजिकल जो फिजिकल इंफॉर्मेशन हम जो है उसके ज़रिए डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है ये कॉलोनीज वगैरह बनाते हैं, इस तरह हम बता सकते हैं। तो अगर आपको सॉलिड मीडियम यूज़ किसके लिए कर सकते हैं, आप जो नहीं है पहले आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आप जो नहीं है किसी बैक्टीरिया की कॉलोनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास दूसरा आ गया सेमी सॉलिड। अब हमारे पास दे आर प्रिपेयर्ड विद द एगर एट कंसंट्रेशन ऑफ 0.5% और लेस. दे हैव सॉफ्ट कस्टर्ड लाइक कंसिस्टेंसी एंड आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया और फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरियल मोर्टेलिटी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, हमारे पास जो सेमी सॉलिड मीडियम होता है उसमें कितनी कंसंट्रेशन होती है, एगर की हमारे पास होती है 0.5% और या फिर इससे कम भी हो सकती है। और उसके जो अपीयरेंस होती है वो कस्टर्ड लाइक होती है। आप कस्टर्ड अगर आपने खाया हो, या फिर हम कह सकते हैं जेली लाइक उसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी होती है। और अगर हम बात करें किस ऑर्गेनिज्म की कल्टिवेशन के लिए होती है, माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म के लिए मतलब उनके बारे में स्टडी करना हो, किसी ऐसा बैक्टीरिया जो मतलब जो है उसको एयर की ज़रूरत होती है फॉर द सर्वाइवल, तो उसकी स्टडी करने के लिए हम लोग जो नहीं है ऐसा सेमी सॉलिड मीडियम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बैक्टीरिया की मोर्टेलिटी के मतलब किस तरह बैक्टीरिया मूव करता है डिटरमाइन करने, तो हम ऐसा मीडियम सेमी सॉलिड मीडियम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ गया लिक्विड मीडियम। दिस मीडियम कंटेन स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट डू नॉट हैव अ ट्रेस ऑफ जेलिंग एजेंट सच एज जेलेटिन और एगर.
Broth medium serves various purposes such as propagation of large number of organisms, fermentation studies and various other tests. Example sugar fermentation test. अगर हम लोग लिक्विड मीडियम जिसको हम कहते हैं ब्रोथ मीडियम, क्योंकि जो नहीं है इसका जो अपीयरेंस होता है इसमें कोई भी ऐसी कोई सब्सटेंस नहीं होती जो उसको जेलेटिन लाइक करे, या वो ऐसी कोई जेलेटिनियस सब्सटेंस होती है जो उसको थोड़ा सख्त करे, थोड़ा स्टिफ करें, तो ये लिक्विड मीडियम होता है। और अगर इसको बात की जाए तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा यूजफुल है। ये जो नहीं है हमारे पास किस लिए यूजुअली यूज़ होता है, प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि किस तरह जो ये ऑर्गेनिजम्स जो है लार्ज नंबर पे बैक्टीरिया जो है हमारे पास इतनी ज़्यादा वास्ट क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं, और जो ये फर्मेंटेशन की स्टडीज़ के लिए। इसके अलावा अगर हमें अगले टेस्ट करने हो तो ये हम लोग बेसिकली करते हैं इन्हीं सोल्यूशन के साथ ही हम लोग इसी तरह इन्हीं जो मीडियम है यानी हमारे पास लिक्विड ब्रोथ मीडियम उसको यूज़ करना है। मेन तरफ आते हैं हमारे पास जो प्रैक्टिकल है वो करते हैं। मटेरियल हमारे पास कौन कौन से इन्वॉल्व है, हमारे पास पेट्री डिश इन्वॉल्व है, गैस बर्नर इन्वॉल्व है, टेस्ट ट्यूब, कॉटन, केमिकल और डिसइंफेक्टेंट, ये सब चीज़ें आपके पास इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आपके पास मटेरियल वापस मैं बताती हूँ कि हमारे पास क्या क्या इन्वॉल्व है। आपके पास हैं पेट्री डिश, गैस बर्नर, टेस्ट ट्यूब्स, कॉटन, केमिकल एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ताकि आपके पास दूसरे जिस ऑर्गेनिज्म को पढ़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सिर्फ उसी को स्टडी करें और कोई जिन्हें बैक्टीरिया आपके पास ना आ जाए और वो जिन्हें आपके जिन्हें कल्चर मीडियम को ख़राब ना कर दें। खैर, प्रोसीजर क्या है? प्रिपेयर द अगर इज अ जेली लाइक सब्सटेंस यूज टू कल्चर द बैक्टीरिया, इट इज मेड फ्रॉम टाइप ऑफ रेड algae which provides an ideal growing surface for many different types of bacteria. Some types of agar contain added nutrients such as sheep's blood which help to promote more vigorous bacterial growth. सही है। सबसे पहले तो आपने जो नहीं प्रोसीजर में क्या करना है, आपने कर लेना है एक एगर यूज़ करना है। एगर आपके पास जो नहीं जेली लाइक सब्सटेंस है जो आप रेड algae से यूज़ करते हैं, और जो नहीं है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आपने बैक्टीरियल की ग्रोथ करानी होती है, क्योंकि वो एक बेटर मीडियम आपको प्रोवाइड करके देती है फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। एनी हाउ आप उसमें जो नहीं है न्यूट्रिएंट्स भी कोई ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो नहीं है ब्लड ऐड कर सकते हैं। यूजुअली ब्लड में आयोडीन होता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। शीप का ब्लड वगैरह ऐड कर लें और जो नहीं ताकि आपके पास ग्रोथ अच्छी तरह हो सके। अच्छा, अब आपने जो नहीं है एगर पहले बना लेनी है। द ईजीएस्ट, अब इसको प्रिपेयर कैसे करें? द ईजीएस्ट टाइप ऑफ अगर टू यूज़ फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज न्यूट्रिएंट अगर विच कम्स इन अ पाउडर फॉर्म। यू विल नीड much agar as you need, but don't use less than 1.2 grams, approximately half a teaspoon of agar powder for every 4-inch petri dish you wish to use. अब जो नहीं है अगर आप लेबॉर्ट्री में काम करें तो आपके लिए बहुत इजी है। आप अगर कैसे फॉर्म करेंगे, एक मीडियम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप जो नहीं पाउडर अगर आती है आपके पास वो यूज़ करनी है। आपने उसकी कितनी अमाउंट यूज़ करनी है आपको ने ये देखना है। आपको 1.2 ग्राम से कम यूज़ नहीं करनी है, यानी अप्रॉक्सीमेटली हाफ टेबल स्पून या टीस्पून आपने यूज़ करनी है। चाहिए आपने जो नहीं है, और ये किसकी कंडीशन है आपके पास? 4-inch पेट्री डिश की ये कंडीशन है। ठीक है, आपने फिर क्या करना है ना, हीट दूसरी तरह आप किस तरह आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके पास दो बेसिक आपकी जो एक्सपेरिमेंट में दिए गए हैं, इन अ हीट प्रूफ डिश और बाउल स्टिर हाफ अ टी स्पून ऑफ न्यूट्रिएंट अगर पाउडर इनटू 60 ml अप्रॉक्सीमेटली 1/4 कप ऑफ हॉट वाटर, मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी फॉर हाउएवर मेनी पेट्री डिश यू कैन यूज। अब ये जो नहीं आपके पास थोड़ी क्वांटिटी ऑफ अगर की बात की जा रही है कि आप जो नहीं जब थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप पाउडर थोड़ी सी यूज़ कर लें 4 इंचेस पेट्री डिश। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप जो है अप्रॉक्सीमेटली 60 ml या मतलब 1/4 कप लें और उसको जो नहीं है हॉट वाटर के अंदर स्टिर करें, उसको जो नहीं है हिलाएं और जो नहीं है इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप डिफरेंट पेट्री डिश में डाल सकते हैं और फिर यूज़ करते हैं। आपने जो नहीं है फिर इस एगर सोल्यूशन को कुछ देर के लिए ठंडा करना है और फिर उसके बाद आपने यूज़ करना है। खैर, ये आपके पास आ गया फर्स्ट कि आपने कल्चर मीडियम कैसे बनाने हैं। अगर कैसे बनाए, आपने पाउडर अगर ले ली, आपने अगर थोड़े 4 इंचेस के पेट्री डिश के लिए यूज़ करनी है तो थोड़ी यूज़ करें, 1.2 ग्राम मिनिमम आप यूज़ करें। अगर आपने ज़्यादा यूज़ करनी है 1/4 कप यूज़ करें और जो नहीं उसको हॉट वाटर के स्टिर करें, उसको सही तरह डिजॉल्व करें, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दें। ये आपके पास कल्चर मीडियम आ गया। अब आपने जो नहीं पेट्री डिश प्रिपेयर करनी, कैसे करनी है? आपने प्रिपेयर द पेट्री डिश अ स्मॉल फ्लैट बॉटम कंटेनर्स मेड फ्रॉम द क्लियर ग्लास और प्लास्टिक। ठीक है, दे हैव 2 halves, a top and a bottom which slot into one another. This protects the container from any unwanted contaminated water but also allows any gases produced by the bacteria to escape. ठीक है, पेट्री डिश आपके पास क्या होते हैं? पेट्री डिश क्या आपको मैंने बता दिया।
कि हमारे पास जो नहीं है पेट्री डिश, हमारे पास 2 ग्लास स्लाइड्स होती हैं जिनके बीच में एक थोड़ी सी मतलब एवैक्यूएशन होती है, और फिर उन दोनों स्लाइड्स को ऊपर नीचे से हम बंद कर देते हैं ताकि हमारे पास जो नहीं और कोई चीज़ जो हवा वगैरह से बैक्टीरिया वो इसके अंदर ना आ सके। और जो नहीं हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास जो नहीं है अगर वो लिविंग आप उसके अंदर डाल रहे हैं तो ये आपके पास गैसेस वगैरह के एक्सचेंज के लिए भी काम आ सकती है। अच्छा, पहले तो आपके पास बेसिक प्रोसीजर है कि आपने किस तरह यूज़ करना है। पेट्री डिश मस्ट बी completely sterilized before they are used for growing bacteria, otherwise the result of experiment could be effective. Newly purchased petri dish should be come pre-sterilized and sealed in plastic packing. तो आपके पास जो नहीं है, अगर आपने पेट्री डिश यूज़ करनी है सबसे पहले आपने उसको डिसइंफेक्ट कर लेना है ताकि इसमें और कोई बैक्टीरिया मौजूद नहीं। अगर आपके पास जो नहीं है ये एबिलिटी है कि आप जो है नहीं यूज़ कर सकते हैं। नई पेट्री डिश जो है आपके पास यूजुअली कहाँ से आती है, आपके पास आती है वो हमारे पास जो पेट्री डिश होती है जो आपके पास न्यूली होती है वो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आप जो नहीं है वो आपके पास ऑलरेडी पहले से स्टेरिलाइज होती है और पैक्ड होती है, इस वजह से और बैक्टीरिया से जो नहीं है बच चुकी होती है, तो आप उसको यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। रिमूव द पेट्री डिश फ्रॉम इट्स पैकेजिंग एंड सेपरेट द 2 halves। वेरी केयरफुली पोर द वार्म अगर सोल्यूशन इनटू द बॉटम हाफ ऑफ पेट्री डिश जस्ट इनफ टू फॉर्म अ लेयर ओवर द बॉटम ऑफ द पेट्री डिश। सही है, आपने क्या करना है, सही है आपने जो नहीं उसमें से पैकिंग से हटाना है, उसको निकालना है, उसको बीच में से खोलना है। जिस जगह आपको दी भी होती है स्पेसिफिक जगह होती है, आपके पास गोल सी जगह होती है, उसके अंदर आपने डाल देने हैं। अगर जो है वो आपने उसके अंदर डाल देना है और मतलब जो नहीं हाफ बॉटम तक आपके पास भरा होना चाहिए, और जो नहीं इतना डालना है कि आपके पास वो एक लेयर बना दे उस जो आपके पास कैविटी, राउंड कैविटी सी बनी होती है, वो बहुत माइन्यूट कैविटी होती है, उसको हम कैविटी ना ही कहें तो सही, ठीक है। क्विकली रिमूव द टॉप हाफ ऑफ द पेट्री डिश टू प्रिवेंट एनी एयरबॉर्न बैक्टीरिया फ्रॉम कंटेमिनेटिंग द experiment. Set the petri dish aside for 30 minutes to 2 hours until the agar solution cools and hardens। तो ये आपने जो नहीं एकदम जैसे आपने सोल्यूशन डाला ना आप एकदम से रख देना है, ठीक है, आपने कोई वेट नहीं करना क्योंकि आपके पास आपको पता है ना हवा में भी आपके पास बैक्टीरिया होता है ताकि वो आपके पास वो कंटेमिनेट ना कर दे। और फिर उसको 3 या 30 मिनट या 2 घंटे के लिए 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक आप रखें ताकि वो ठंडी हो जाए आपके पास। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद रेफ्रिजरेट करना है पेट्री डिश को ताकि आप यूज़ कर सकें। फिर आपने 4th स्टेप ने क्या करना है, इसके अंदर एक बैक्टीरिया जो है वो यूज़ करना है, डालना है। द कल्चर मीडियम पेट्री डिश कैन बी यूज्ड फॉर कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्यूबेटर्स। ये जो नहीं आपने डाल देना है इसके अंदर पेट्री डिश के अंदर, और जो नहीं इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आप इंक्यूबेटर के अंदर रखते हो ज़्यादा सही है ताकि उसका सर्वाइवल रह सके। एनी हाउ आपने फिर क्या लेबल, फिर आपने उस जो पेट्री डिश है उसको लेबल कर देना है ताकि आपको पता चल सके कौन सी पेट्री डिश के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। यूजुअली आप जब बैक्टीरिया डालते हैं तो आपको पता होता है तो उसी से आप लेबल करते हैं कि ये हमारे पास ट्रेमोडोमोनास का है या किसी और का है, ये आपने शो पर कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, लेबल कर लेना है। लेबल आप कैसे कर, लेबल इज बैक्टीरिया सोर्स ऑफ बैक्टीरिया इट कंटेन टू प्रिवेंट एनी कन्फ्यूजन। सही है, ये आपने कर लेना है। आपने इसको लेबल कैसे करना है, जो भी जिस बैक्टीरिया सोर्स आया उसका नाम लिख दे बस। प्लेस द पेट्री डिश इन अ वार्म डार्क प्लेस टू ग्रो बैक्टीरिया अनडिस्टर्ब। प्लेस डिशेस अपसाइड डाउन टू प्रिवेंट वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, आपने जो नहीं है इस पेट्री डिश को क्या करना है, उसी के अंदर डाल देना है। आपने उसकी टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्ट ट्यूब हो रही है, आपको जो नहीं है आपने स्लाइड्स के अंदर जो आपके पास जो पेट्री डिश है इसके अंदर डाल देना है और उसको जो नहीं है एक डार्क जगह पर रख देना है ताकि आपके पास जो नहीं है उसमें जो नहीं है लाइट वगैरह की कोई वगैरह इंटरप्रिटेशन। अगर आपने जो नहीं प्रोकैरियोट्स के चैप्टर पढ़ा तो आपको पता होगा कि लाइट की वजह से भी हमारे पास जो नहीं बैक्टीरिया जो नहीं बेसिकली उनकी जो आउटर सेल वो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीनियस होती है, तो आपके पास वो ख़राब हो सकती है, उसके पास जो नहीं है आपके पास चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से इसको डार्क साइड पे लिखना चाहिए। ठीक है, आप जो है इसमें से मतलब पानी वगैरह से भी उसको बताया। द आइडियल टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया इज अबाउट 70 and 98 Fahrenheit, that is 20 to 37 degrees. If necessary, you can place a petri dish in a cooler location, but bacteria will grow a lot more slow. ठीक है, आप जो नहीं है अगर टेम्परेचर अगर आपको जल्दी चाहिए और आपको ग्रोथ जल्दी चाहिए तो आप जो नहीं है उसमें टेम्परेचर भी रेगुलेट कर सकते हैं। उसको यूजुअली 70 to 98 डिग्रीज फ़ारेनहाइट रख सकते हैं, या फिर जिसको हम अगर आम फॉर्म में थर्मामीटर के अकॉर्डिंग बताएं तो 20 to 37 सेल्सियस के दरमियान जो नहीं आप किसी भी टेम्परेचर पर इसको रख के ग्रो करा सकते हैं। और जो नहीं इसको कूलर लोकेशन पे
ग्रो करवाएं, ताकि आपके पास जो नहीं अलॉट मोर इजीली आपके पास जो है ये अवेलेबल हो सके। खैर गया कि आपके पास उसके बाद आपने क्या करना है, ये सब आपके पास मैंने पूरा मीडियम बताया। अक्सर ऐसा होता है कि आपको प्रिपेयर्ड मिली होती है, आपको ज़रूरत ही नहीं होती है सब करने का। खैर अगर आपको मिल जाए तो वेल गुड, अगर नहीं हो तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, आप ये कर लेना। आप जो नहीं अगर मेरी तरफ से यहाँ देखें, यहाँ पे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया बताएं, हमारे पास पेयर्स बताएं, ठीक है। आपके पास स्पेयर्स के आगे आपको लिखा हुआ है कॉक्साई, फिर आपके पास रेड बेसिलाई लिखा है, स्पाइरल लिखा है, उसमें भी आपके पास फर्दर टाइप बताइए। फिर आपके पास देखिए डिप्लॉइड बताइए कि अगर हमारे पास 2 राउंडेड बैक्टीरिया या 2 गोल बैक्टीरिया साथ हों तो हमारे पास जो नहीं है वो हमारे पास क्या डिप्लॉइड होते हैं। और उसमें हमारे पास यूजुअली कौन से बैक्टीरिया का नाम बताया आपको, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई बनाई, ठीक है। अगर आपके पास जो नहीं है स्टेप्टोकॉर्ड भी बना सकते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबी जो नहीं है फेयर भी बना सकते हैं, मतलब 1-2 गई डिप्लॉइड, अगर आपके पास ज़्यादा हो गए स्टेप्टोकोकाइड तो हमारे पास जो नहीं है ये हमारे पास कौन सा हमारे पास यूजुअली बता रहे हैं स्टेप्टोकोकस पाइलोरी की बात बता रहे हैं। फिर आपके पास ट्रिप्लॉइड स्टेट में भी होते हैं, मतलब आपके पास एक क्यूब की शेप भी बना सकते हैं और 4 शेप्स भी बना सकते हैं, राउंड वाले आपके पास डिफरेंटली अरेंज हो सकते हैं। फिर उनके बेसिस पे उनको नाम दिया है। आपके पास उसमें रॉड शेप, जिस तरह आपके पास रॉड शेप होती है ना बैक्टीरिया की, आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा है उसमें आपके पास जो है स्पेसिफिकली रॉड शेप बनाई गई है, उसकी भी आपके पास फर्दर क्लासेस बताई गई हैं कि आपके पास चेन ऑफ बेसिलाई हो सकती है, फ्लैजिलम रॉड हो सकता है और स्पोर फॉर्मर भी हो सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके पास बताइए। फिर आपके पास जो है जो नेक्स्ट आपके पास सीडो जैसी अपेरेंस भी आती है, वो स्पाइरल रॉड की बात की जा रही है। यहाँ पे आपके पास जो है स्पाइरल की डिफरेंट एग्जाम्पल आ रहे हैं, कुछ में फ्लैजिला एग्जिस्ट करता है, कुछ में फ्लैजिला एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब आपके पास यूजुअली बैक्टीरिया की शेप आई। आपको जो है इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है प्रिपेयर कर लेना है कल्चर के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जो है ऑब्जर्व करना है हमारे पास जो है डिफरेंट जो नहीं शेप्स क्या होती हैं। आपके पास स्फेरिकल शेप होती है, आपके पास रॉड होती है, स्पाइरल्स होती हैं, फिर उसके अंदर सब आपके पास डिप्लोकोक्साई होती है, हमारे पास स्टेप्टोकोक्साई होती है, हमारे पास स्टेफेलोकोक्साई हो गई, आपके पास सार्किनाई हो गई, या मतलब हमारे पास डिफरेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह वो अरेंज है उस तरह दिखाई गई है। आपकी जो प्रैक्टिकल जर्नल है उसमें बहुत क्लियर है, अगर आपको इधर से इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। खैर आपके पास जो रॉड शेप बेसिलाई है, आपके पास जो है इसमें रॉड शेप्ड वाले स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट आपको बताया। फिर स्पाइरल शेप भी आपके पास हो जाती है, लेकिन 3 बेसिक आपके पास क्या होती हैं, आपके पास स्फेरिकल शेप में होती है मतलब गोल होती हैं, रॉड शेप होती है मतलब हमारे पास एक जैसे रॉड की शेप होती है उसी तरह होती है, और फिर हमारे पास स्पाइरल होती है जैसे सीढ़ियाँ नहीं होती हैं इस तरह भी शेप होते हैं। फिर उसके बाद उनमें डिफरेंट जो नहीं कैटेगरीज होती हैं, अगर उसमें ज़्यादा फ्लैजिला हो, ये सब चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। इस टेस्ट में आपने बेसिकली डिटरमाइन करना है। खैर ये प्रैक्टिकल आज ख़त्म हो गया। मैंने आपको सबसे पहले कल्चर मीडियम के बारे में बताया कि कल्चर मीडियम आपने कैसे एगर से कैसे बनाना है। आपको मैंने बताया लिक्विड और सॉलिड और सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम। उसके बाद मैंने आपको शेप्स बताई, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी होती है वो शेप करनी होती है। आपको जो नहीं है माइक्रोस्कोप दिया जाता है, आप देखते हैं और आपके पास आती जाती है। अगर मैं आपको यहाँ देखें, यहाँ पे आपके पास देखें रॉड शेप है, रॉड शेप के साथ आपके पास फ्लैजिला है, और दूसरी अगर देखें आपके पास क्या है स्पाइरल शेप में एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, अगली स्लाइड देखें, आपके पास जो है यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल यानी हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेप्टोकोक्साई एग्जिस्ट करी, और आपके पास इसके साथ रॉड शेप विदाउट एनी फ्लैजिला एग्जिस्ट करी। ये आपके पास डिफरेंट आपको बतानी पड़ती हैं, आपको जो नहीं है एग्जामिनर पूछता है और आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। खैर ये आपके लिए आज तक लिए इतना काफ़ी है, और जो है मैंने आपके पास जो ये पिक्चर्स वगैरह ये भी आपके पास मैंने जो है आपके प्रैक्टिकल जर्नल से ही लिए है। आपको कोई भी बता दें आप उसको बता सकते हैं आराम से कि आपके पास ये आया शेप है और जो नहीं ये इसका आया नाम है। खैर ये आपके पास आ गया आज का प्रैक्टिकल, मेरी तरफ से आप इतना काफ़ी है, इसको परफॉर्म लाजमी करें क्योंकि ये माइक्रोस्कोप बेसिस है आपको, ताकि माइक्रोस्कोप भी सेट करना आए और जो नहीं आप इसको यूज़ करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।